जय हिंद आप सभी को। आज फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। ये साइंस का क्लास होगा और इसके पहले का जो है ना 4 क्लास हम करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें जाके जरूर देखिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा साइंस का। और इस बुक को हम टारगेट रखे हैं ना कि बिहार पुलिस एग्जाम के पहले इस बुक में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है ना, पहले तो चैप्टर वाइज इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है और फिर मॉडल सेट दिया हुआ, क्वेश्चन सभी दिया हुआ है। तो सभी सोच रहे हैं जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है मॉडल सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे को बिहार पुलिस एग्जाम से पहले, एग्जाम होने से पहले, मतलब 7 अगस्त से एग्जाम है ना, 7 अगस्त से बिहार पुलिस का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले सोच रहे हैं कि डेली आपका 1 से 2 क्लास, अभी तो एक क्लास ला रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि एक क्लास में ना आपको 2 चैप्टर खत्म करेंगे। इसमें एक चैप्टर में जो है ना कम से कम 50 से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है और बाकी मॉडल सेट क्वेश्चन रहता है। तो सोच रहे हैं कि सारा क्वेश्चन इस बुक का हम कवर करवा देते हैं ऑब्जेक्टिव सारा, और उसके बाद जब टाइम बचेगा तो फिर जो VVI पॉइंट लगेगा उसको सारा हम कवर करवा देंगे। और बाकी अगर आपका इसका जो है ना आपको PDF चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका फर्स्ट चैप्टर का और सेकेंड चैप्टर का दोनों का हम फुल डिटेल PDF 10-10 पेज का जो था सारा हम PDF भेज चुके हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए क्योंकि उस पर बहुत सारा आपको कंटेंट मिलेगा बिहार से रिलेटेड। जितने भी एग्जाम होने वाला है सभी में आपको लगेगा ना कि एक तरह से पेड ग्रुप की तरह क्लास मिल रहा है। आप ज्वाइन करके देखिए टेलीग्राम चैनल, और इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर ना बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपको क्लास देखने को मिलेगा। तो सभी लोग पहले क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए। आज जो है ना चैप्टर नंबर दोलन है, इसका दोलन तरंग एवं ध्वनि तरंग, इसका हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। देखिए सारा जो है दिया हुआ ना ऑब्जेक्टिव, इसका सब्जेक्टिव दिया हुआ है। इसका जो सारा PDF जो है सारा हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और बाकी इसका जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल सेट इसका भी हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर पूरा हम देखेंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो चल जाएगा। इसलिए आप लोग सेल्फ में जो है पूरा PDF पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, डिटेल PDF जो भी है। आपको जो है ना इससे साइंस ज़्यादा नहीं छूटने वाला है। जो भी 20-30 क्वेश्चन आएगा ना आपका साइंस बिहार पुलिस में या तो BSSC में, अगर इस बुक को अच्छे से कवर कर लेते हैं ना, अगर आपके पास अगर बुक होगा तो आप देखे होंगे ना कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब एक तरह से जो है ना चैप्टर वाइज सजा के इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है, मतलब लिखा हुआ है इस बुक में। और पढ़ने में बहुत ईजी लगता है। अगर पढ़ के देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत ईजी लगता है पढ़ने में, आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरह से पढ़ रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है। आप पढ़ के देखिएगा, इसका 2 चैप्टर का हम PDF डाल चुके हैं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर नंबर 5 का। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व पेपर है। इसमें पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके बाद क्या है मॉडल क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ये जो जितने भी एग्जाम हुआ ना सभी, मतलब BSSC में एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है सभी का दिया हुआ कलेक्शन दिया हुआ है, जिसका जो है ना सारा हम PDF डाल देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी जो है ना क्लास को हर ग्रुप में शेयर क्या कीजिए, क्योंकि आप ही के लिए जो है ना इतना मेहनत से क्लास करवाया जाता है और PDF स्कैन करके आप लोग के लिए टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाता है। आप ही के लिए डाला जाता है कि आपका एग्जाम में जो है ना अच्छा से अच्छा स्कोर हो पाए। तो सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसमें क्या है ना, देखिए आइए पहले कुछ इसमें इंपॉर्टेंट देखते हैं। देखिए पहले बताइएगा, इसमें ना विद्युत चुम्बकीय तरंग है खोज करता है अतरंग दैर्घ्य, इसको तो ये सब पूछने वाला नहीं है। लेकिन देखिए गामा किरणें, इसको पढ़ लीजिए लेकिन हम करवा दे रहे हैं। गामा किरणें खोज किसने किया था, तो हेनरी बैक्यूएल पॉल बिलार्ड ने किया था, याद रखिएगा ठीक है। गामा किरणें का जो खोज किया था ना वो हेनरी बैक्यूएल पॉल और बिलार्ड ने किया था। और गामा किरणें का उपयोग कहाँ करते हैं, तो नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है, याद रखिएगा ठीक है। तो गामा किरणें खोज किसने किया, इस समय बहुत कन्फ्यूजन होता है ठीक है ना। साइंस का चैप्टर जो है ना बहुत हार्ड है, अगर पढ़िएगा तो आपको इजी लगेगा, नहीं पढ़ेगा आपको हमेशा हार्ड लगेगा, आपको हमेशा डराते रहेगा। इसलिए पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्लास को देखिए, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए और आपको डिटेल PDF हम भेज देंगे, वहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिएगा इस बुक को। मेरा मकसद, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना, हम सोच रहे हैं जितना जल्दी पहले से ख़त्म कर दें। तो देखिए ध्यानपूर्वक कह रहा है कि गामा किरणें खोज किसने किया था, तो हेनरी बैक्यूएल बिलार्ड ने किया था। और इसका जो है इसका उपयोग कहाँ होता है, नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। आगे कह रहा है एक्स किरणें का जो खोज किया था किसने किया, WC रॉन्टजन ने किया था। कौन के, WC रॉन्टजन किया था। और इसका खोज जो है ना, इसका खोज कौन किया था, तो चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र किया था। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में होता है, इसका उपयोग होता है कहाँ, चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में एक्स किरणें का उपयोग होता है। नेक्स्ट है प्रावरणीय किरणें। प्रावरणीय का खोज किसने किया था, जोहान रिटर ने किया था। कौन किया था, तो जोहान रिटर ने किया था। और इसका प्रावरणीय किरणें का उपयोग कहाँ करते हैं, तो सिकाई में करते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव में करते हैं, उत्पन्न एवं जीवाणु को नष्ट करने में करते हैं। ये सभी पॉइंट ना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है दृश्य किरणें। दृश्य किरणें का जो है इसका खोज न्यूटन किया था। ये सब जो है ना तरंगदैर्घ्य परास, आवर्ती परास, ये सब को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इतना हम डिटेल करवाएंगे तो बहुत लॉन्ग क्लास चल जाएगा। बाकी हम जब एग्जाम हो जाएगा ना बिहार पुलिस का, तो फिर से हम जो है ना अच्छे से जो है फिर हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो पहले जो इंपॉर्टेंट पहले उसको देख लेते हैं।
तो कह रहा है कि दृश्य विकिरण का खोज किसने किया, न्यूटन किया था, और इसका इनकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है, इसका उपयोग होता है। आगे कह रहा अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण का जो खोज किया था ना, ये विलियम हर्शल किया था। कौन किया था, विलियम हर्शल किया था। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, फोटोग्राफी के सिंकाई एवं टीवी के रिमोट में कंट्रोल में क्या करते हैं, अवरक्त विकिरण का प्रयोग करते हैं, अवरक्त विकिरण का प्रयोग करते हैं। आगे है लघु रेडियो तरंगे, लघु रेडियो तरंगे का खोज किया था हेनरी हर्ट्ज ने किया था, और इसका रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में करते हैं। कहाँ करते हैं, रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में करते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज किसने किया था, मार्कोनी किया था, और इसका जो है उपयोग कहाँ करते हैं, रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में किसका प्रयोग करते हैं, दीर्घ रेडियो तरंगे का प्रयोग करते हैं। आगे आइए, इसका देखिए डिटेल पीडीएफ आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको हम जो है ना सारा पीडीएफ हम भेज देंगे आपको। आगे ये देखिए, इसमें देखिए, इसको पहले कर लेते हैं कंप्लीट। देखिए शुष्क हवा में जो है ना, इसमें माध्यम दिया हुआ है और ध्वनि की चाल दिया है। शुष्क माध्यम बोलेगा हवा की चाल, ध्वनि की चाल कितना, 332 मीटर पर सेकंड होता है। शुष्क हवा बोलेगा तो इसमें कितना, 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, तो 346 मीटर पर सेकंड होगा। ऑक्सीजन का बात करें कितना, ऑक्सीजन का 316 होता है मीटर पर सेकंड, सब में है। सल्फर डाइऑक्साइड का बोलेगा कितना होता है, 213 होता है। हाइड्रोजन का बोलेगा कितना होता है, 1284 होता है। और समुद्री जल का बोलेगा कितना होता है, 1531 होता है। रक्त का कितना होता है, तो 1570 होता है। एथेनॉल का बोले कितना होता है, एथेनॉल का 1207 होता है। तांबा का बोले कितना होता है, तांबा का 3750 होता है। और लकड़ी का बोले तो लकड़ी का 4670 होता है। एल्यूमिनियम कितना होता है, एल्यूमिनियम का 6420 होता है। और स्टील का बात करें, स्टील का कितना होता है, 5960 होता है। और लोहा का बात करें, लोहा का 5950 होता है। और कांच में कितना होता है, तो कांच का होता है 3980। और पीतल का बात करें, पीतल का होता है 4700। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका आप लोग ना आंसर जरूर दीजिएगा, आप लोग को पता चलेगा ना कि हाँ कौन सा क्वेश्चन हमको याद था। आप लोग को जरूर आंसर दीजिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा, लेकिन बशर्ते ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी याद होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दो ध्रुवाधार टीले के मध्य खड़ा हुआ एक व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है। क्या करता है, एक व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है। दो क्रमिक प्रतिध्वनि को 4 सेकंड एवं 6 सेकंड पर सुना जाता है। टीलों के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि की गति जो है ना, चाल बराबर क्या है, 320 मीटर प्रति सेकेंड है। तो एक का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1600 मीटर। क्या होगा, 1600 मीटर। इसका निकालना है। इसका जो होता है ना, प्रतिध्वनि के जो ध्वनि बराबर क्या होता है, दूरी बराबर ध्वनि की चाल गुना समय होता है। और इसमें कह रहा है ना कि 1600 मीटर टीलों के मध्य की दूरी होगा यदि दो ध्रुवाधार टीले के मध्य खड़ा हुआ एक व्यक्ति ध्वनि की उत्पन्न करता है तो क्रमिक प्रतिध्वनि को 4 सेकंड एवं 6 सेकंड पर सुना जाता है। इसका निकाल के बताया है। आए क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यदि नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लेता है तो जल की सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यदि यह नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लेता है, जल के सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, वो 122.5 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि प्रसर्व ध्वनि की आवृत्ति होती है, कितनी होती है, बताइए। प्रसर्व ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, अधिक होता है। तो कह रहा है प्रसर्व ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 से क्या होता है, हर्ट्ज से अधिक होता है। तो याद रखिएगा ना कि प्रसर्व ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, याद रखिएगा। और आगे याद रखिएगा ना कि इसमें अगर यहाँ पे बात करें कि प्रसर्व ध्वनि की आवृत्ति जो होता है 20,000 से हर्ट्ज से क्या होता है, तो अधिक होता है। एक क्वेश्चन में बोला गया था। और आगे कह रहा है कि अगर अपसर्व का बात करें, अपसर्व का, तो ये होता है यह 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंग होता है। अगर अपसर्व का बोलेगा 20 हर्ट्ज से क्या होता है, नीचे होता है। इसे मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से क्या, अपसर्व जो होता है ना, ये जो तरंग ध्वनि होती है, इसका क्या है, मनुष्य का कान नहीं सुन सकता, जैसे भूकंप का तरंग है। ठीक है। आगे का अगला नेक्स्ट है श्रव्य तरंगे। अगर श्रव्य तरंगे की बात करें, ये कितना से कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। इसे हमारा कान क्या कर सुन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य जो है ना कितना से कितना मतलब ध्वनि की आवृत्ति सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच को सुन सकता है। और प्रसर्व तरंगे यह जो है 20 हर्ट्ज, प्रसर्व का तरंगे का बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का होता है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता है, याद रखिएगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक वायुयान की ध्वनि समानता इसके संगत होती है, बताइए कितने डेसिबल। कह रहा है कि एक वायुयान की ध्वनि समानता इसके संगत होती है, कितने डेसिबल। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 डेसिबल। क्या है, 100 डेसिबल, याद रखिएगा, 100 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। देखिए एक ही एग्जाम में, एक ही सेट में जो है एक क्वेश्चन पर 2 क्वेश्चन पूछा है, सोचिए।
बस दो तरह के बना के एक क्वेश्चन को दो तरह से बना दिया है, दो क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। तो कह रहा है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है 5 का राइट आंसर नंबर डी, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। क्या है श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। तो श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि होती है, और 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को अपश्रव तरंगे कहते हैं, याद रखिएगा। मतलब इंफ्रासोनिक, मतलब इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। 20 हर्ट्ज से अगर कम की आवृत्ति रहेगा उसको क्या कहेंगे, अपश्रव तरंगे, मतलब तरंगे कहेंगे। इंग्लिश में कहेंगे तो इंफ्रासोनिक वेव कहेंगे। अगर यहाँ पे कहेगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि या श्रव्य या तो ऑडिबल मतलब ऑडिबल ध्वनि कहते हैं। आगे याद रखिएगा कि 20 हर्ट्ज से अधिक बोलेगा तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक करेगा तो क्या होगा, अधिक आवृत्ति को प्रश्रव कहते हैं। अभी ऊपर भी देखे थे क्वेश्चन में, 20 हर्ट्ज से ऊपर रहेगा तो आप प्रश्रव तरंग ध्वनि कहेंगे। इसको है ना, कुत्ता, चमगादड़ आदि जो है क्या करता है, 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है, बताइए। डेसिबल का जो प्रयोग है निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता। क्या है, ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए होता है, और 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव के लिए हानिकारक माना जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा ना कि कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव के लिए हानिकारक माना जाता है, तो 85 डेसिबल से अधिक, याद रखिएगा। और भारत में मानक ध्वनि कितना है, कितना डेसिबल है, याद रखिएगा 60 डेसिबल। कितना है, तो 60 डेसिबल है। अगर पूछेगा कि भारत में मानक ध्वनि कितना डेसिबल है, तो 60 डेसिबल है। और आगे याद रखिएगा कि 100 डेसिबल से अधिक की स्थिति में मानव की मस्तिष्क क्रिया असंतुलित हो जाती है। अगर 100 डेसिबल सुनेगा ना तो मानव का जो मस्तिष्क होगा क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 7 का रहा है कि ध्वनि की गति भी और माध्यम पी के मध्य यह रिश्ता है। क्या है, बताइए। कह रहा है कि ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व पी के मध्य यह रिश्ता है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भी स्क्वायर समानुपाती 1/p का होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। इसका 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि तरंगे नहीं है, ध्वनि नहीं है, लेकिन रेडियो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, अवरक्त है, परावैगनी है। तो कह रहा है कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। तो ये जो है ध्वनि नहीं है, लेकिन रेडियो, अवरक्त और परावैगनी है। तो याद रखिएगा कि ध्वनि जो है ना विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। क्या है, ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है, याद रखिएगा। और आंतरिक तरंग को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, और सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे को फोटोन की बनी होती है। सभी जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है किसकी बनी होती है, फोटोन की बनी होती है। और सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का परिसर 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, बताइए। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। क्या होती है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। तो ध्वनि जो है ना, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होती है, याद रखिएगा। इसमें कह रहा है कि जब तरंग की गति दिशा के माध्यम के कणों के रूप में कंपन करने की दिशा के समानांतर होती है तो इसे तरंगे को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणता नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि क्या कारण है। कह रहा है कि टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणता नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं। क्या होते हैं, वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं। तो कह रहा है कि टेलीविजन का सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणता नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवन के द्वारा नहीं की जाती, लेकिन परावर्तन के द्वारा होता है, अपवर्तन के द्वारा होता है, विवर्तन के द्वारा होता है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। तो ध्रुवन के द्वारा नहीं होता, लेकिन परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा कि ध्रुवन घटना जो है ना, ध्रुवन घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। और ध्रुवन जो है ना, गुण, अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ तरंग के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। और ध्रुवन की घटना प्रकाश में प्रदर्शित की जाती है। ध्रुवन की घटना जो होता है किस में प्रदर्शित की जाती है, तो प्रकाश में प्रदर्शित की जाती है। और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकृति जनिक। क्या है, विकृति जनिक का द्वारा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, बताइए ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती लेकिन ठोस में चलेगा, हाइड्रोजन में चलेगा, तेल में चलेगा। तो कह रहा है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, निर्वात में नहीं चलेगा लेकिन हाइड्रोजन में चलेगा, तेल में चलेगा, ठोस में चलेगा। याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। क्या होती है? ध्वनि तरंगे जो होता है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। और किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुक्तः माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि अणु के दो क्रमिक संघटकों के मध्य द्वारा संचालित और औसत दूरी के को क्या कहते हैं। कह रहा है अणु के दो क्रमिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को क्या कहते हैं। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माध्य युक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य युक्त पथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि सोनार में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है, बताइए सोनार में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पराध्वनि होती है। क्या होती है? पराध्वनि। इसका डिटेल पीडीएफ हम भेज देंगे ना सारा, आप लोग जो है देख लीजिएगा, क्लास करने के बाद सारा डिटेल पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, जितना हो सके आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ना आप लोग पढ़ लीजिएगा। वन लाइनर की तरह दिया हुआ है, पढ़िएगा ना बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आप पढ़ के देखिएगा। भाई क्लास को देखने में आपको इतना मजा आएगा कि समझ लीजिए, एक बार क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा ना आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जो है ना ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। तो कह रहा है कि सोनार में जो राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से आपको लिंक दिख रहा होगा। और एक टेस्ट ग्रुप है, टेस्ट ग्रुप में क्या होता है, शाम में 3 बजे बिहार का प्रैक्टिस सेट हो रहा है और शाम में 7 बजे एडिटोरिया का टेस्ट हो रहा है। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं जरूर टेस्ट ग्रुप से ज्वाइन कीजिए। कह रहा है सोनार में जो है ना पराध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है, याद रखिएगा। तो कह रहा है सोनार में पराध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है और सोनार का जो पूर्ण रूप होता है ना साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, याद रखिएगा। सोनार का अगर पूर्ण रूप बोलेगा तो SONAR, देखिए SONAR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। सोनार के द्वारा पानी में डूबे हुए वस्तुओं का पता लगाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा ना कि पानी में डूबे हुए वस्तु का पता किससे लगाते हैं, तो सोनार के द्वारा। और सोनार का उपयोग अल्ट्रासोनोग्राफी में भी होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में किसका प्रयोग होता है? सोनार का प्रयोग होता है। और गोताखोर सोनार का प्रयोग संकेत प्राप्त करने में भी करते हैं। गोताखोर जो होता है ना, गोताखोर जो है सोनार का प्रयोग संकेत प्राप्त करने में भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयन मंडल है। क्या है? आयन मंडल, याद रखिएगा आयन मंडल है। तो कह रहा है कि वायुमंडल की आयन मंडल परत रेडियो संचार की मदद करती है। और आयन मंडल वायुमंडल की चौथी परत होती है। जो आयन मंडल होता है वायुमंडल की चौथी परत होती है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान नियंत्रण बढ़ता है, इसलिए इसे तापमंडल भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? गामा किरणें। क्या है? गामा किरणें, याद रखिए क्या है? गामा किरणें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विकिरण तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? तो गामा किरणें। क्या है? गामा किरणें, याद रखिएगा। क्वेश्चन 19 पे आइए। कह रहा है कि डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या करता है, बताइए। क्या मापता है? कह रहा है डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या मापता है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखें 19 का क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा, स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। तो कह रहा है कि डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या मापता है? स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। तो कह रहा है कि डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक डॉपलर ने ध्वनि एवं प्रकाश के आवृत्ति पर आपेक्षिक गति के कारण पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किया था। और डॉपलर महोदय के अनुसार स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति के कारण इसकी आवृत्ति में कमी या वृद्धि होती है, इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन बनाइए नेक्स्ट पे। अब देखिए यहाँ से मॉडल क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से क्या है तो मॉडल क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जब क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आ सकता है इसलिए मॉडल क्वेश्चन बनाया गया इस चैप्टर से, जो क्वेश्चन बन सकता था। ये क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि निम्न में से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। कह रहा है कि निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो 20 का राइट आंसर होगा, क्या होगा? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी। पहले होगा एक्स तरंगे होगा, पहले क्या होगा? एक्स तरंगे होगा, उसके बाद क्या होगा? दृश्य तरंगे होगा, उसके अवरक्त तरंगे, उसके बाद रेडियो तरंगे। तो पहले एक्स तरंगे, दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे और रेडियो तरंगे होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी भी ध्वनि के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक
एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? आवर्तकाल है। क्या? आवर्तकाल, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाले समय जो है ना आवर्तकाल कहलाता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति है। तो ध्वनि तरंगे के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, याद रखिएगा। आवृत्ति का जो ऐसा मात्रक होता है ना, हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि प्रति सेकेंड, कह रहा है कि प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है। कह रहा है प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी है। क्या है? तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? तीव्रता। तो प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं, याद रख तीव्रता कहते हैं, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, 2000 हर्ट्ज है, सॉरी। कह रहा है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2000 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्ध्य 0.2 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल ज्ञात करें। कह रहा है किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2000 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्ध्य 0.2 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल ज्ञात करें। इसका जो है ध्वनि की जो है ना, इसका ध्वनि की आवृत्ति कितना दिया हुआ है? 2000 हर्ट्ज दिया हुआ है ना, और तरंग दैर्ध्य कितना है? 0.2 मीटर है। और इसमें ध्वनि का वेग होता है एन इंटू लैम्डा होता है। तो इसमें 2000 इंटू 0.2 गुना कीजिएगा ना, तो क्या होगा? 400 मीटर प्रति सेकेंड होगा। इसका राइट आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। 400 मीटर प्रति सेकेंड होगा जब गुना कीजिएगा तो। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है, बताइए। कह रहा है ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। माध्यम की प्रकृति और तापमान दोनों पे करता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक स्रोत 1 मिनट में 3000 कंपन करता है, इसकी आवृत्ति क्या है, बताइए। कह रहा है एक स्रोत 1 मिनट में 3000 कंपन करता है, इसकी आवृत्ति क्या है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? 50 हर्ट्ज है। क्या है? 50 हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है, तो क्या होगा, बताइए। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि जो है ना अवशोषित और परावर्तित हो जाती है। क्या होती है? ध्वनि अवशोषित और परावर्तित हो जाती है। तो कह रहा है जब ध्वनि किसी ठोस सतह से टकराती है तो ध्वनि अवशोषित या प्रवर्तित हो जाती है। और ध्वनि एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है जो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। और भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ध्वनि के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एकॉस्टिक्स कहते हैं, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि ध्वनि की गति पर ताप एवं मात्रा का प्रभाव पड़ता है जबकि दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि ध्वनि भी किसी माध्यम में डैश के रूप में संचालित होती है, बताइए किस माध्यम में। कह रहा है ध्वनि किसी भी माध्यम में किस के रूप में संचालित होती है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संपीड़न एवं विरलनों की श्रृंखला। तो कह रहा है कि ध्वनि किसी भी माध्यम में संपीड़नों एवं विरलनों की श्रृंखला के रूप में संचालित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कि यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो याद रखिए ना किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 0.01 सेकेंड होगा। इसमें क्या होता है ध्वनि की आवृत्ति दिया हुआ है ना 100 हर्ट्ज है, इसका आवर्तकाल बराबर टी बराबर क्या है वाट होगा। आवर्तकाल बराबर होता है 1 बटा आवृत्ति, इसमें आवर्तकाल निकालना रहेगा तो 1 बटा 100 करेंगे तो 0.01 सेकेंड आएगा, सेकेंड निकालना है ना। तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर कह रहा है कि यदि एक पत्ती का आकार एक पत्ती का आवर्तकाल यदि एक पत्ती का आवर्तकाल 1 सेकेंड का 200वां भाग होता है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 30 का क्या होगा, डी होगा। 200 प्रति सेकेंड होगी, क्या होगा 200 प्रति सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे फिजिक्स में पता है ना कि आधा तो न्यूमेरिकल पे ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन उतना न्यूमेरिकल तो रेलवे वगैरह में आता है, लेकिन उतना बीएसएससी चाहे बिहार पुलिस में इतना हार्ड नहीं देगा न्यूमेरिकल वगैरह, नॉर्मल देगा, वन लाइनर की तरह देगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। लेकिन प्रकाश तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश से प्रकाश प से प लगा हुआ है ना, यानी कि ध्वनि बोलेगा अनुदैर्ध्य तरंग, प्रकाश बोलेगा तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी होगा।
आइए क्वेश्चन नंबर आइए 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, बताइए। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरणें है। क्या है? एक्स किरणें है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, तो एक्स किरणें क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग है। एक्स किरणें खोज किसने किया था? इसका खोज किया था रॉन्टजन ने किया था, याद रखिएगा। और इसका जो है ना आगे याद रखिएगा कि जब कैथोड किरणें या तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पुंज की किसी उच्च गलनांक वाले भारी तत्व जैसे टंगस्टन मोलिब्डेनम पर आघात करता है तो एक्स किरणें उत्पन्न होती है। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंग को ना क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे कहते हैं। हम लोग बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत बार आप लोग पढ़े भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट में उस उपकरण को संकेत या सिग्नल देता है जो यह नियंत्रित करता है, बताइए क्या होगा? अभी पढ़े हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरणें। क्या है? अवरक्त किरणें, याद रखिएगा। तो अब अवरक्त प्रकार का जो है ना प्रकाश टेलीविजन रिमोट के उस उपकरण को संकेत सिग्नल देता है जो क्या करता है? नियंत्रित करता है। अवरक्त प्रकाश की खोज किसने किया था? विलियम हर्शल ने किया था। ऊपर पढ़े थे, अवरक्त प्रकाश की खोज किसने किया था? विलियम हर्शल ने किया था। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक सुर स्तर क्या है, बताइए। कह रहा है आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक सुर स्तर क्या है? तो 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, 65 डेसिबल। क्या है? 65 डेसिबल, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि इसका जो है ना क्या होगा? 65 डेसिबल। तो कह रहे आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर कितना? 45 डेसिबल है। इसका जो है ना 34 का आंसर होगा, कह रहा है आवासीय क्षेत्रों के लिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, ये गलत बोल दिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 45 डेसिबल होगा, याद रखिए। अभी ऊपर पढ़े थे ना थ्योरी में दिया हुआ, तो 45 डेसिबल। तो कह रहा है आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर क्या है? स्तर क्या है? तो 45 डेसिबल है। तो याद रखिएगा कि आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर कितना है? 45 डेसिबल है। अगर यहाँ पे बात करिए, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अगर यहाँ पे बात औद्योगिक क्षेत्र में बोलेगा ना कि अगर रात्रि के समय कितना होता है तो 70 होता है, और दिन के समय बोलेगा तो कितना होता है? 75 होता है। और वाणिज्य क्षेत्र में बोलेगा तो रात्रि में होता है 55 और दिन के होता है 65 होता है। आवासीय क्षेत्र में बोलेगा तो रात्रि के समय होता है, रात्रि के समय क्या होता है? तो 45 होता है, और दिन के समय होता है 55 होता है। और शांत क्षेत्र में क्या होता है? शांत रात्रि के समय डेसिबल 40 डेसिबल होता है, और दिन के समय होता है 50 डेसिबल होता है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, बाकी PDF भेज देंगे तब वहाँ से याद कर लीजिएगा। आगे याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि किस भूकंपीय तरंगों के अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, बताइए। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एस तरंगे। क्या है? एस तरंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूरा करता है तो तरंग की आवृत्ति जो है ना क्या होगी, बताइए। कह रहा है किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 हर्ट्ज है। क्या है? 16 हर्ट्ज। तो किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? 16 हर्ट्ज होगी, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे निकालना रहेगा ना आवृत्ति तो क्या करें? दोनों की संख्या बटा आवर्तकाल करेंगे। जैसे 40 है जो है ना, दोनों की संख्या दिया हुआ है, अब आवर्तकाल कितना है? इसमें 25 दिया हुआ है, तो इसमें कितना? 16 हर्ट्ज होगा निकालिएगा तो, इसलिए यहाँ पे 16 हर्ट्ज इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। कह रहा है कि श्रवणीय रेंज के नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है कि श्रव्य रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंफ्रासोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक। तो श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को इंफ्रासोनिक कहा जाता है। और 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक तरंग कहते हैं, याद रखिएगा, इंफ्रासोनिक। और आगे याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से नीचे की और इस प्रकार के जो है ना, और इस प्रकार के तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। और अल्ट्रासोनिक बोलेगा तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को प्रस्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्रव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा प्राध्वनिक तरंगों का अनुप्रयोग नहीं है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? किसी पौधे के शरीर के कीटनाशकों को प्रस्रव तरीके से हटाना, ये नहीं है, लेकिन प्रस्रव सफाई है। धातु में दोषों का प्रस्रव पहचान सही है। छेद करना, ड्रिल या वंचित आकार में काटना, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? 346 मीटर पर सेकेंड होता है, 346 मीटर पर सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 40 पे, क्वेश्चन नंबर 40 पे ये कह रहा है कि ध्वनि के प्रसार के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? ध्वनि के प्रसार के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है। तो कह रहा है ना कि ध्वनि के प्रसार के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। और ध्वनि जब माध्यम से गमन करता है तो माध्यम के कण निकट निकट आ जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? संपीड़न कहा जाता है। जहाँ यहाँ घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। और जब माध्यम के कण दूर दूर चले जाते हैं तो इसे विरलन कहते हैं। यहाँ घनत्व क्या होगा? तो घनत्व जो है ना यहाँ पे कम होगा। आगे क्वेश्चन नंबर आइए 41 पे, कह रहा है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? बताइए, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? सबको पता है। 41 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, हर्ट्ज होगा। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज है। आवृत्ति का बोलेगा तो हर्ट्ज होता है, तरंगदैर्घ्य का बोलेगा तो एंगस्ट्रॉम होता है, प्राध्वनिक गति का बोलेगा तो मैक होता है, और ध्वनि तीव्रता का बोलेगा तो माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो फिर से सुनिए, आवृत्ति का बोलेगा तो हर्ट्ज, तरंगदैर्घ्य का बोलेगा तो एंगस्ट्रॉम, प्राध्वनिक का बोलेगा तो मैक, और ध्वनि तीव्रता का बोलेगा तो माइक्रो वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है कि किसी तार के संपीड़न तथा विरलन के बीच न्यूनतम दूरी की आवृत्ति ज्ञात करें यदि तार की लंबाई 1 मीटर तथा वायु में ध्वनि का वेग 360 मीटर प्रति सेकेंड है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसको निकालिएगा। तो इसका जो है ना राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा बी, 180 - 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए, कह रहा है कि प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? बताइए, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंगों के परावर्तन कारण। तो प्रतिध्वनि जो है ना किसके कारण सुनाई देती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन कारण सुनाई देती है। तो याद रखिएगा, प्रतिध्वनि जो है ना जो है ध्वनि तरंगों के परावर्तन कारण सुनाई देती है। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर, पहाड़ आदि से टकराकर प्रवर्तित होती है तो इसे प्रवर्तित ध्वनि की प्रतिध्वनि कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किससे बढ़ती है? बताइए, कह रहा है रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किससे बढ़ती है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयाम से बढ़ता है। क्या? आयाम बढ़ने से। तो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से क्या होगा? बढ़ेगा। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से आयाम बढ़ने से क्या होगा? बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है, और रेडियो द्वारा उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग का क्या होता है? समानुपाती होता है। आंदोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक की जाती है उसी दोलन का जो है आयाम कहते हैं। और लघु रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? अभी पढ़े थे ऊपर, हेनरिक हर्ट्ज ने किया था, याद रखिएगा। तो ये था इसका चैप्टर नंबर 5 था। और बाकी इसका डिटेल पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, और आप लोग वहाँ पे पढ़ लीजिएगा डिटेल पीडीएफ। और बाकी सभी क्लास को जो है ना शेयर कीजिए, हर क्लास को देखा कीजिए अच्छे से, आपका हर जीके जीएस जो है ना स्ट्रांग होगा। बस बशर्ते आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा। और बाकी पीडीएफ जो भेजते हैं उसको पढ़ा कीजिए। आप ऑटोमेटिक जो है ना आपको लगेगा ना कि हम जब क्लास कीजिएगा, जब होमवर्क को पढ़िएगा तो लगेगा कि हाँ हम मेरे अंदर ना इम्प्रूव हो रहा है। सभी को जो है ना अच्छे से पढ़ा कीजिए, क्लास को अच्छे से देखा कीजिए, बस माइंड कंसंट्रेट करके रहा कीजिए। एग्जाम जो है ना अच्छा जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। बाकी जितना होता है हमसे बस हम अपना मेहनत करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये जो चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, बाकी इसमें फीस का टोटल जो है ना शायद 8-9 चैप्टर दिया हुआ है। तो सारा इसका ऑब्जेक्टिव करते हैं, पहले फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री का, फिर क्या है इसका बायोलॉजी का, और उसके बाद लास्ट में जो है ना मॉडल सेट दिया हुआ है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, सारा हम कंप्लीट करवा देंगे। बस आप लोग क्लास को जो है ना बस हर जगह शेयर कीजिए। जितना क्लास को देखिएगा उतना ज़्यादा हमको बस मोटिवेशन होगा, और लाइक कीजिएगा तो और ज़्यादा मोटिवेशन होता है। तो सभी लोग क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के यहीं तरह रहने देते हैं, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।